नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंबार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बगहा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जेडीयू नेता विभव राय की हत्या की गई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस गोलीकांड को अंजाम दिया। अपराधियों ने विभव राय के सिर में गोली मारी। सैलून में शेविंग कराने के दौरान इस मर्डरकांड को अंजाम दिया गया है। बिथा प्रखंड के अध्यक्ष थे विभव राय, मुखिया भी रह चुके हैं। धनहा थाना के तम कुबहा चौक की यह पूरी घटना है, जहां विभव राय के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। जेडीयू के वो नेता थे, नीतीश कुमार के साथ उनकी ये तस्वीर भी इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विभव राय की हत्या की है। बाइक सवार अपराधियों ने इस पूरे गोलीकांड को अंजाम दिया। अपराधियों ने विभव राय के सिर में गोली मारी। सैलून में शेविंग कराने के दौरान इस पूरे मर्डरकांड को अंजाम दिया गया है। बितहा प्रखंड के अध्यक्ष भी थे विभव राय, मुखिया भी रह चुके थे विभव राय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सिर में गोली मारी है ताकि बचने की कोई गुंजाइश ना हो। अब खबर ये आ रही है कि हत्या के बाद लोग जो आक्रोशित थे उन्होंने बवाल काटा है। मुन्ना हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुन्ना, बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन तो किया है, जो लोग हैं वो इस घटना से नाराज हैं। जेडीयू नेता की मौत के बाद जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। निश्चित तौर पर जेडीयू नेता विभव राव इस इलाके में काफी बड़े नेता माने जाते थे और वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष के साथ उनकी पत्नी पूर्व में मुखिया भी रह चुकी है, तो काफी रसूखदार व्यक्ति इस इलाके के माने जाते थे। और इस बीच में जिस तरह से एक चौराहे पर वह सैलून में पहुंचते हैं और अपराधी आकर उनको गोली मारकर आराम से निकल जाते हैं, जिसको लेकर पुलिस के विरुद्ध आक्रोश है। और ग्रामीणों का आरोप है यहाँ स्थानीय स्तर पर कि पुलिस घटना के काफी देर वहां पहुंचती है। हालांकि पूरे मामले में स्थानीय स्तर पर प्रशासन एक्टिव हो गई है और पुलिस की कई टीमों को तमाम इलाके में छापेमारी करने के लिए लगाया गया है और कई इलाकों की नाकेबंदी। दर्शकों को ये बताइए कि क्या किसी रंजिश के तहत इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया, उनकी हत्या की गई है? क्या किसी से रंजिश थी? परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? किसी पर शक जाहिर किया है? घटना के बाद अभी आक्रोश का माहौल है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हालांकि जिस तरह से सड़कों पर लोग इस हत्या के विरुद्ध में उतरे हैं, उसके बाद इस मामले को शांत करना थोड़ा आसान नहीं है। अभी भी डेड बॉडी को के साथ प्रदर्शन जारी है और हालांकि क्योंकि पुलिस की तमाम टीमों को विभिन्न रास्तों पर जरूर लगाया गया है, लेकिन लोग यहाँ स्थानीय स्तर पर यहाँ के थानेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। और अब तक जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। और परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजनों से अगर आपकी बात हुई हो, परिजनों ने किसी पर शक जाहिर किया है? विभव राव के परिजन तक पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है। चूंकि घटना के बाद अभी अफरा तफरी का माहौल है, तो तमाम इस बिंदुओं पर पुलिस की जांच भी चल रही है और चूंकि लोगों में आक्रोश से अभी प्रदर्शन चल रहा है, इस बीच परिजनों ने अभी किसी की पर शक जाहिर नहीं किया है। लेकिन हत्या को लेकर जिस तरह से सड़कों पर आक्रोश है, तो निश्चित तौर पर ये भी बताइए, जब गोलीकांड को अंजाम दिया गया तो किसी ने क्या हमलावरों को देखा था? जी, निश्चित तौर पर धनहा थाना का तमकुबहा चौक है, यह काफी बड़ा चौक माना जाता है। इस चौक पर सैलून में बैठकर विभव राव शेविंग करा रहे थे। इसी दौरान हमलावर आते हैं और सैलून में घुसते हैं और उनको कुर्सी पर बैठ के ही गोली मारकर आराम से निकल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इस भीड़ भाड़ में और आसपास के इलाकों में कई लोग भी रहे हैं जो इस घटना के चश्मदीद है। तो तमाम ऐसे चश्मदीदों को आधार बनाकर पुलिस कब तक इस हत्याकांड का खुलासा कर पाती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। मुन्ना, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पटना से एक और बड़ी खबर मिल रही है। हिना शहाब से मिलने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। बोरिंग रोड स्थित एक एमएलसी के घर पर यह मुलाकात हुई है। लगभग 1 घंटे तक तीनों के बीच में बातचीत हुई है। काफी बेहतर माहौल के बीच में बातचीत हुई है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद लालू प्रसाद, तेजस्वी और हिना शहाब की यह पहली मुलाकात है। हिना शहाब और लालू परिवार के बीच में बिगड़े संबंधों को फिर से मजबूती मिलने की कोशिशें जो है वो लालू प्रसाद यादव की तरफ से की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी से टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज हो गई थी हिना। सीवान से निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, दूसरे नंबर पर रही थी, वो जीत नहीं पाई थी। लेकिन अब लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, तो हिना के साथ लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव की मुलाकात, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, इसके मायने जो है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि आरजेडी भी जो है वो अपने वोट बैंक को कमजोर नहीं करना चाहती है। और जो एमवाई समीकरण है, हालांकि तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, लेकिन जो इनकी नींव है, रीढ़ जिसे कहते हैं,
वो MOI समीकरण की है। तो जाहिर सी बात है कि उस समीकरण को नहीं गंवाना चाहते हैं। और जो हिना साहब है उनका कितना इम्पैक्ट है, चाहे गोपालगंज हो, सिवान हो, छपरा हो, आसपास के जो जिले हैं वहां पे, तो वो बखूबी उन्होंने दिखाया है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल किया सिवान से। तो जाहिर सी बात है कि उनका दबदबा अभी भी जो है राजनीतिक तौर पे वो सिवान और आसपास के जिलों में है, बढ़िया है, पकड़ है। तो चूंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ये भी एक चीजें हैं, इससे भी जोड़ के देखी जा रही कि लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव, वो नहीं चाहते हैं कि आरजेडी का कोई भी सीट लूज हो और सीटों में जो है बढ़ोतरी हो। इसी को जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पे कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन जो सोर्सेज है हमारे, आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन जो मुलाकात हुई है वो कहीं ना कहीं 2025 की रणनीति के तहत की गई है। अमित, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुजफ्फरपुर के गाय घाट में विस्फोटक पदार्थ में ब्लास्ट हो गया। इस दौरान 5 बच्चे झुलस गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बुआरी डीही पंचायत के मुन्नी कल्याण गांव में यह धमाका हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव के ही 2 बच्चे बाकी बच्चों को बुलाकर ले गए थे। इस दौरान बच्चों ने यूट्यूब से बम बनाने की विधि को सीखा और एक टार्च में माचिस की तीली और पटाखे के बारूद को मिलाकर बम बनाने की कोशिश की। इस दौरान अचानक से विस्फोट हो गया, जिसमें 5 बच्चे घायल हो गए। गायघाट थाने के अंतर्गत एक ग्वारीडीह गांव है। ग्वारीडीह गांव में लगभग 5 बच्चे थे जो यूट्यूब पर देख के माचिस और पटाखे का बारूद निकाल के उन्हें एक टॉर्च में भरा था और वो लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे नया पटाखा बना सकते हैं यूट्यूब पर देख के। उसी के दौरान वो विस्फोट हो गया है, जिसमें से 2 बच्चे अभी PSC में गए हैं जो आंशिक रूप से घायल हैं। उनके हाथ में थोड़ा इंजरी हुई है और जो अभी इलाजरत है, बाकी सब कुछ वहाँ पर ठीक है। DSP कमिश्नर है, वो स्वयं इस मामले को देख रही हैं। अभी लग रहा है जैसे कोई चीज पटाखा छूटता है, से जाता है, धुआं लगता है, उसी टाइप का है और ज़्यादा तो हल्का हल्का है, कोई खास नहीं है। अब बम फोड़ा तो बम नहीं फूटा ना, उसको बारूद निकाल के आया उस सलाई के डिब्बा में रख कर फिर उसको सबको हवा आता था, सबको कहा कि मुड़ी झुकाओ। हम नहीं झुका, हम ऐसे कर दे और सब मुड़ी झुकाया। वो आग लगा के भाग गया, ऊपर उड़ा ना तो सबको ये घटना हो गया। 7 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला चरण कड़ी सुरक्षा के बीच पूरा हुआ। पूरे बिहार में 17,87,720 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली है। पुलिस ने बक्सर से 3, छपरा से 3 और जहानाबाद से 1 सेटर को गिरफ्तार कर सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक की कोशिशों को नाकाम कर दिया। बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सिपाही भर्ती के पहले चरण की परीक्षा संपन्न हो गई। परीक्षा खत्म हो गई है पहले दिन की, लेकिन कहीं से भी लीक की बात सामने नहीं आई, ना ही वायरल की बात सामने आई। खगड़िया में हालांकि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन प्रश्न पत्र ही फर्जी था। कैसा रहा, कैसा एग्जाम रहा आप लोगों का, बताइए। 1 नंबर एग्जाम था। अच्छा। हाँ, पेपर लेवल बढ़िया था। सवाल कैसा था? हम लोग यूपी से आ गए, थोड़ा यूपी से आप आए हैं। हाँ, बिहार जीके में थोड़ा जुड़ा गए और सब अच्छा था। इन 8 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी कड़ी सुरक्षा और पूरे प्रोटोकॉल के साथ पहले चरण की परीक्षा कराई गई। 2 बजे के बाद परीक्षा खत्म हुई, आप लोग बाहर निकले हैं, कहीं से लीक की बात सामने नहीं है। क्या लग रहा है, व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था एकदम, हम बोल रहे हैं कि अब की बार जो परीक्षा हुआ है एकदम पारदर्शिता हुआ है। सिपाही भर्ती की पूरी परीक्षा 7 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा में 17,87,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसे लेकर पूरे बिहार में 545 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र के बाहर 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है और परीक्षा के लिए प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। साथ ही अभ्यर्थियों से अफवाहों, अनचाहे फोन कॉल से सतर्क रहने की अपील की गई है। पिछली बार की परीक्षा से सबक लेते हुए EOU ने भी लीक प्रूफ परीक्षा के लिए हर तरह की तैयारी कर रखी है। EOU ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर मोबाइल नंबर 8544428404 पर साइबर ठगों की शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन ईमेल cybercell@nic भी जारी किया गया है। पहले चरण की परीक्षा पूरी हो गई। 11 अगस्त को दूसरे चरण की परीक्षा है। न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी सतर्क रहें, किसी भी बहकावे में न आए।
फर्जीवाड़े की जगह अपने टैलेंट पर भरोसा करें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की पुलिस को जानकारी दें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सिपाही भर्ती परीक्षा में जगह जगह से गड़बड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। 7 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाली हैं और ये रही वो 7 तस्वीरें। छपरा में सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उनका सरगना फरार होने में सफल रहा, कामयाब रहा। बक्सर में परीक्षा में धांधली के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और 145 एडमिट कार्ड, 6 डेबिट कार्ड के साथ 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। अरवल में पेपर सॉल्व करने के आरोप में एक शिक्षक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जमुई में एक मुन्ना भाई और सॉल्वर गैंग के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से ब्लूटूथ डिवाइस, 4 मोबाइल फोन और 1 वॉकी टॉकी भी बरामद की गई है। आरा में भी 2 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। खगड़िया में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां सॉल्वर गैंग ने उत्तर देने के एवज में पैसों की डिमांड की थी। वहीं दरभंगा में परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने विवादित बयान दे दिया और बांग्लादेश से भारत की तुलना कर डाली, जिसके बाद बिहार में भी सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी नेताओं ने सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो है, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता। बांग्लादेश में हसीना सरकार के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन अब हिंदू विरोधी हिंसा में तब्दील हो चुका है। जगह जगह हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ घर में घुसकर हिंदुओं से मार काट कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्षी दल अब भी बांग्लादेश की आग में राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh. सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? भारत के सनातनियों के ऊपर प्रहार करना सलमान खुर्शीद को पता होनी चाहिए। जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो भारत में महाराणा प्रताप भी आए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सलमान खुर्शीद का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और घोर आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह का बयान है उससे स्पष्ट झलकता है कि मानसिकता क्या है सलमान खुर्शीद जी की और कांग्रेस पार्टी का क्या मानसिकता, इसलिए शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर बीजेपी नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं को बचाव करते नहीं बन रहे हैं। सलमान खुर्शीद जी जहां ये बोल रहे हैं, जिस प्रोग्राम में बोल रहे हैं, वहां कांग्रेस पार्टी का ना कोई प्रोग्राम था, ना कोई वहां पे फंक्शन था। ये अपने कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी का प्रोग्राम में जो इन्होंने बोला उसकी जिम्मेवारी ये इनकी है। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। सलमान खुर्शीद ने ये बयान शिक्षाविद मुजीबुर रहमान की किताब शिकवा ए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम की लॉन्चिंग के मौके पर दिया, जिसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बांग्लादेश में जारी हिंसा और हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर सियासत तेज हो रही है। एनडीए ने इंडिया अलायंस की चुप्पी पर सवाल उठा दिए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इंडिया अलायंस चुप है, तो मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है बिहार को हर हाल में
घुसपैठियों से दूर रखा जाएगा। वहीं मंत्री नीरज बबलू ने बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकना सरकार की प्राथमिकता बताया। बांग्लादेश में जो घट रहा है वो दूसरे धर्मों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसमें भी शांति होना चाहिए और वहां पर किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और ये इंडी गठबंधन के नेता सब चुप हैं तुष्टीकरण के राजनीति में। उनको लगता है कुछ बोलेंगे तो क्या पता नहीं क्या होगा। संविधान और भगवान की भी अदालत इसको इजाजत नहीं देता कि आप किसी की हत्या कर दीजिए, आप किसी को भगा दीजिए। ये घोर निंदनीय है, इसकी घोर हम निंदा करते हैं। क्या कार्रवाई करेगी बिहार? हम लोग सभी बॉर्डर इलाका को अलर्ट कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल कैबिनेट में कहे कि नहीं सभी बॉर्डर इलाका को सील करो, कोई बाहर से कोई घुसपैठी नहीं आएगा। तो कई लोग इसका विरोध कर रहे थे, कई लोग तरह तरह की बातें किया करते थे और हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा विजन है। आप ये देखिए कि किस तरह अब वहां हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। ये पूरे दुनिया के हिंदुओं के लिए भी चिंता का विषय है और पूरे दुनिया के देशों के लिए भी चिंता का विषय है कि किस तरह से एक लंबे समय से प्रधानमंत्री जो रहते आ रहे थे हसीना जी को, और किस तरह से वहां बेइज्जत किया गया, किस तरह से उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। और नई दिल्ली में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट और अवार्ड 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को जेडीयू सांसद संजय झा ने संबोधित किया। संजय झा ने कार्यक्रम में टिकाऊ कृषि और जल प्रबंधन को लेकर चर्चा की। संजय झा ने बिहार में सीएम नीतीश कुमार के काम की तारीफ की और बिहार में जलवायु और अनुकूल खेती और जल जीवन हरियाली योजना की संजय झा ने खास चर्चा की। जल प्रबंधन के क्षेत्र में बिहार में कराए जा रहे कामों की भी चर्चा की गई। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड एग्रीकल्चर। बिहार में ये सारा इनिशिएटिव नीतीश कुमार ने पिछले 4-5 साल में लिया और उसमें एक बिहार में उन्होंने 2019 में ही शुरू किया, सारे लोगों को बुलाया। उसका नाम था ये जो जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम नहीं, वो तो था ही। और ये जल जीवन हरियाली सर, तो जल जीवन हरियाली कीपिंग इन माइंड कि तब तक तो कोरोना आया भी नहीं था, लेकिन ये दिमाग में था कि खेती को के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल खेती भी उसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था। और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने आज बैठक करते हुए नगर पालिका अधिनियम 2024 में संशोधन करते हुए नगर पालिका को बड़ी राहत दी है। आज के फैसले में यह निर्णय भी हुआ कि सशक्त स्थायी समिति और बोर्ड की बैठक 15 दिनों के अंदर की जाएगी। नगर पालिका की बैठक में दर्शक दीर्घा में आम जनों के बैठने के लिए भी फैसला लिया गया है। आज की बैठक में सबसे बड़ा फैसला इस बात को लेकर किया गया जिसमें अधिनियम की धारा 52(5) को वापस लिया गया है, जिसके तहत प्रावधान है कि विभाग और सरकार के फैसले को नगर निगम चुनौती नहीं दे सकता। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन से बात की संवाददाता रवि एस नारायण ने। नगर विकास मंत्री जो है नितिन नवीन है, लगातार देख रहे थे कई जगह विरोध हो रहा था, लोग मांग कर रहे थे, अभी क्या आप लोगों ने बड़ा संशोधन किया है? देखिए, हमारे सभी प्रतिनिधि मिले थे, चाहे वो नगर निगम के मेयर, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पंचायत के, उसके अलावा वार्ड काउंसलर लोग, और उसके बाद डिप्टी मेयर भी अपने अलग तरह से मिला था। जो उनके सुझाव थे, मैंने पहले ही दिन कहा था कि सरकार उनके सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। तो हम लोगों ने तय किया है कि नगर निगम 20 लोग ऐसे होंगे, जैसे संसद में, विधानमंडल में विधायक और सांसद के अनुशंसा पे वहां पर प्रक्रिया रहती है कि सीमित लोग बैठ सकते हैं। तो हम लोगों ने इसमें भी सीमित लोग के लिए व्यवस्था की है कि 20 लोग नगर निगम के अंतर्गत, 15 लोग नगर परिषद के अंतर्गत और 10 लोग नगर पंचायत के अंतर्गत बैठ सकते हैं। इसके बाद जो इसमें मुख्य रूप से विषय था कि धारा 52(5) जो नगर पालिका एक्ट में है कि राज्य सरकार के किसी भी निर्णय को स्टैंडिंग कमेटी, नगर निगम के बोर्ड में चैलेंज या उसके विपरीत डिसीजन नहीं लिया सकता है। इसको हम लोगों ने वापस इसलिए लिया कि ऑलरेडी ये पावर स्टैंडिंग कमेटी को, नियमावली जो है स्टैंडिंग कमेटी की, उसकी धारा 10 के 4 के क में ऑलरेडी ये पावर पहले से है कि कोई राज्य सरकार के किसी निर्णय को उस प्रकार से, तो जो पहले से ये एग्जिस्ट कर रहा था, तो हमने अपने नए संशोधन में उसको वापस लिया है। तो ऐसे 4-5 प्रमुख चीजें जो उनके मन में थी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं,
नगर विकास, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये एक पूरी यूनिट है और सबको मिलकर इस राज्य के विकास के लिए काम करना होगा। और मेरा ये मानना है कि सबकी मकसद अगर विकास की प्राथमिकता है तो निश्चित रूप से अधिकार और विकास दोनों एक साथ चलना चाहिए। तो ये नगर विकास मंत्री थे और इन्होंने साफ कहा है कि जो भी उनकी मांगे थी उसमें लगभग सभी मांगों को मान लिया गया है और साथ साथ ये भी गुजारिश है कि बिहार को अगर विकास करना है तो तमाम लोग नगर पालिका से हो वो एक साथ मिलजुल कर विकास करें, ना कि विरोध करें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम ने न्यूज 18 की पहल प्रोटेक्ट वन ट्री की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पेड़ लगाना एक बहुत ही नेक कार्य है, क्योंकि ये केवल उसी पीढ़ी को नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाता है। प्रोटेक्ट वन ट्री एक अविश्वसनीय विचार है और हम सभी को इसे पूरी ऊर्जा के साथ समर्थ करना चाहिए। I think I would be stating the obvious by saying that planting a tree, it's such a noble cause because it feeds generations, not just the generation that planted. And it's a noble cause, and therefore this project One Tree is an incredible idea, and I think all of us should support that with full zest. तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।